प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। धरती बने फुलवारी तभी, जब तक इसका हो सम्मान। इस माटी में जड़े हमारी, इसकी है हम सब संतान। तन पर इसके नजर आ रहे कितने दुखदायक ये घाव। सहती आई सदियों से सब धरती माँ का यही स्वभाव। धरती बने फुलवारी तभी, जब तक इसका हो सम्मान। हो सम्मान, हो सम्मान। योपाम् आयतनं वेद आयतनवान् भवति, आकाशानि वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति। यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति। आयतनवान् भवति। आयतनवान् भवति। आकाश, अंतरिक्ष, अपार असीम स्थान सिर्फ ग्रह नक्षत्रों का वास नहीं। आकाश प्रतीक है, रूपक है विस्तार का। ऐसा विस्तार जिसमें पृथ्वी है, जिसमें धरातल, रसातल और गगन सभी शामिल हैं। ये प्रतीक और रूपक जान लेना, समझ लेना बेहद जरूरी है। जैसे जैसे हम प्रकृति की गोद से कस्बों, शहरों की ओर बढ़ते हैं, हमारे क्षितिज सिकुड़ने लगते हैं, अंतरिक्ष कैद करने लगता है, स्थान का अभाव खटकने लगता है। मनुष्य के निर्माण से प्रकृति की सुषमा नष्ट होने लगती है। एकांत बचा नहीं रहता, शांति धूमिल हो जाती है। और नगरों में आबादी का घनत्व व्यक्ति को त्रस्त करने लगता है। हम आकाश का छोटा उजला टुकड़ा देखने के लिए तरसने लगते हैं। जैसे जैसे हम पहाड़ों से मैदानों की ओर आते हैं, नीले आकाश की जगह ले लेता है काला, धुंधलाया छोटा सा आसमान का चिथड़ा, कैद खुद कंक्रीट की दीवारों के बीच। ऐसे आसमान में कौन चिड़िया सहर्ष चहचहाती उड़ सकती है? कौन व्यक्ति ऐसी काजल भरी छत के नीचे रहते हुए सुखी रह सकता है? गदलाया आसमान, कंक्रीट का पथ, किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति से बात करने की फुर्सत नहीं। स्थान का भाव, कसमसाहट, बेचैनी। और क्या परिणाम हो सकता है आकाश के अभाव का, अंतरिक्ष से दूर होने का, क्षितिज के सिकुड़ने का। आज महानगरों में रहने वाले अपने को किसी कैदी से बेहतर नहीं समझ सकते। काम करने की जगह हो या घर, कहां बचा है आसमान? कितने सिकुड़ गए हैं हमारे क्षितिज। हरियाली को निरंतर निगलने लगी हैं ये फैलती हुई कंक्रीट की इमारतें।
सिर्फ बाजार, मंडियां, दफ्तर ही नहीं, रिहायशी घर भी। हरियाली वायु के प्रदूषण को कम करने में सहायक होती है। कितने लोगों को रहती है ये बात याद? कंक्रीट की इमारतें, सीमेंट के घर, बाजार या रिहायशी पुरानी इमारतों को नष्ट कर रही हैं और लोग लाचार विवश हैं झोपड़ पट्टियों में, मलिन बस्तियों में रहने के लिए। पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं, उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। कितना दम घुटता है यहाँ, आसमान तक नहीं देख सकते, बिल्कुल कैद खाना लगता है। कहीं और नहीं रह सकते? कैसी बेवकूफी की बातें करती हो, इतनी जल्दी भूल गई कि कितनी मुश्किल से मिल पाया है घर भी। तुम्हें खिड़की से दिखाई देने वाले आसमान की पड़ी है। यहां अगर सर छुपाने को जगह मिल जाए तो लोग अपने आप को महाराजा से कम नहीं समझते। आखिर क्या कमी है यहां? एक कमरा है पर अपने आप में मुकम्मल, और बाथरूम और लैट्रिन अलग। हाँ मम्मी, बबली वगैरह के यहाँ तो एक ही कमरे में पूरा घर है। दिन में बैठक और रात में बेडरूम, और मम्मी सोफा खींचो तो पलंग बन जाता है, और खिड़की के सामने ही सारे जार्स रखे हैं। खाना बालकनी में पकाते हैं और बाथरूम शेयर करते हैं। मैडम, आपसे ज्यादा तो हर्ष समझदार है। वो ये रियलाइज करता है कि रिहाइश की जगह कितनी मुश्किल से मिलती है। कितने दिन इंतजार करना पड़ा हमें आपको अपने साथ लाने के लिए। कुछ ही दिनों में आदत पड़ जाएगी। मैं भी जब शुरू शुरू में यहां पहुंचा तो बड़ा बदहवास रहता था। याद है, चिट्ठी में मकान के प्रॉब्लम के सिवा और कुछ लिखने को सोचता ही नहीं था। यार मेरा कॉलेज कहाँ गया आप लोगों ने? बहुत देर हो गई यार। अरे अकबर, अरे निकलना भाई जल्दी। मारो यार, एक यार जल्दी जाने का था, बहुत देर हो गई। 15, 16, 17 यार क्या है अपना अपना निकाल के रखो भाई। 3, 4, 5, 6, अरे यार देखो ना यार। 11। हाय निखिल, अरे यार निखिल आया। हेलो निखिल। अरे विष्णु उठ रे। ए विष्णु उठ उठ उठ, निखिल आया देख। हेलो निखिल। अरे यार मुंह क्या देख रहे हो? अपने आप को मेहमान मत समझो, वरना घाटे में रहोगे। हाँ ओ निखिल बेबी। जगह जगह तो दिल में होनी चाहिए डियर। अटैच यहाँ रखो, हाँ रखो, और तुम खुद बैठो उसके ऊपर, और हाल फिलहाल ये चाय पी लो। हाँ? यार हमारा निखिल बड़ा अक्लमंद आदमी है। रेल में नहा धोकर तैयार होकर आया है। नाश्ता भी कर लिया होगा। अगर यहाँ लाइन लगाता तो इंटरव्यू का टाइम निकल जाता। अम्मा, इसमें अक्लमंदी की कौन सी बात है? तुमने उसकी चिट्ठी आने पर साफ लिख दिया था कि पहले ही यहाँ भीड़ भाड़ बहुत है। अरे हरी, ए हरी, विष्णु को उठाना। यार यार लिखा तो था तुमने,
पर इतना गदर मचा रहता है यहाँ, मुझे पता नहीं था। यार यहाँ पर सोचने समझने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। और दिमाग पर ज्यादा बोझ डालोगे तो फ्यूज उड़ जाएगा ट्यूबलाइट का। और अगर इंटरव्यू देना है तो निकल पड़ो इनके साथ। कुछ बनना ठन्ना है तो जल्दी करो। बाय। मैं तैयार हूँ, बस सर्टिफिकेट्स लेके इंटरव्यू को चला जाऊंगा। दैट्स ग्रेट न्यूज यार। खैर नौकरी तो मिलनी थी, लेकिन ज्वाइन कैसे करोगे? यहाँ रहने की जगह बड़ी मुश्किल से मिलती है। मैं तो अपने ट्रांसफर का इंतजार कर रहा हूँ। वैसे बनर्जी ने अगले महीने कमरा खाली करने को कहा है। तब तक हम सबको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। यार आखिर इतने लोग यहाँ रहते हैं, गुजर करते हैं, अपना भी कुछ ना कुछ हो जाएगा। आफ्टर ऑल दे आर गिविंग मी अ वेरी रीजनेबल हाउस रेंट अलाउंस। फॉरगेट इट यार, रीजनेबल वुजनेबल कुछ नहीं होता। जब तक इस बेमुरव्वत शहर में तुम्हारा रहने का अपना कोई ठिकाना ना हो, तब तक कुछ नहीं होगा। हाँ, अभी तो नया आया इस शहर में, 2-4 ठोकरें और खाएगा तो समझदार हो जाएगा। एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में, आबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में, आबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। एक अकेला इस शहर में। पिताजी माँ बुला रही है। hey, मैं आ रहा हूँ। चलो ना। मैं आ रहा हूँ। तुम यहीं कहीं रहते हैं क्या? वो पाइप भी हमारे घर है। मैं तो शुक्र मनाऊं कि खुद फुटपाथ और पाइपों में रहने वाले ने हमें ये घर दिला दिया। और 3 साल और 2 प्रमोशंस के बाद मेरी हालत इस लायक हो सकी कि 4 जगह से कर्ज लेकर अपने घर में घुस सके, एक साथ रह सके। और तब से कितने बरस गवा दिए हैं हमने अपनी जिंदगी के इस कबूतर खाने में। महारानी जी, आप जिसे कबूतर खाना कह रही हैं, वो इस देश की आबादी के एक बहुत बड़े हिस्से को मैसर नहीं। लाखों लोग मजबूर हैं तपती धरती में खुले आसमान के नीचे जीने मरने के लिए। अहम सवाल यह है कि क्या भारत के शहरों में जनसंख्या का घनत्व या जनसंख्या का जो दबाव है सीमित सार्वजनिक सुविधाओं पर, वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप दिल्ली और बेंगलोर जैसे शहरों को आप निकाल भी दें, जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है, अगर आप कलकत्ता, बम्बई, हैदराबाद और मद्रास की भी बात करें, तो भी आप देखेंगे कि यूरोप के या अमेरिकन शहरों की तुलना में हमारे यहाँ जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं समझता हूँ कि भारत के शहरों की समस्या जनसंख्या का घनत्व नहीं है, बल्कि शहरी ज़मीन का इनएफिशिएंट यूज़, शहरी ज़मीन का असमान वितरण है। अगर आप शहर के कुछ अमीर मोहल्लों में जाएं तो आप देखेंगे कि वहाँ बड़े बड़े बंगले हैं, बड़े बड़े बाग हैं, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, लेकिन उनको मेंटेन करने के लिए जो खर्चा आपकी शहरी संस्था उठा रही है, उसका 1/3 भी वहाँ से नहीं आता। और चूंकि सरकारी संस्थाओं के पास पैसा नहीं आता, इसकी वजह से जो गंदी बस्तियाँ हैं, जो गरीब मोहल्ले हैं, जहाँ पर वाकई जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा है, वहाँ सरकारी संस्थाएं कुछ लेआउट डिज़ाइन के लिए या सामाजिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए अक्षम हो जाती है, क्योंकि वो पैसा मोबिलाइज नहीं करती जिन एरिया से मोबिलाइज करना चाहिए। आदमी जिस तरह से बड़े बड़े शहरों की तरफ भाग रहा है, कभी बाढ़ आ जाती है तो लोग शहर में चले आते हैं, कभी सूखा पड़ जाता है तो लोग शहर में चले आते हैं, क्योंकि वहाँ
कोई भी रिलीफ योजना भी जो है इसकी वो पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं है। और एक बार जो यहाँ आदमी आ पाता है तो समस्याएं तो हैं, लेकिन फिर भी वो अपना पेट पाल सकता है, चाहे पटरी पर रहकर ही करे, चाहे प्रदूषण के समस्याओं से घिरा रहकर करे। तो हमको एक अजीब सा महसूस होता है। यहाँ कभी कभी मन नहीं लगता है, दिल ही नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ इतना वातावरण प्रदूषित हो गया है। थकावट होती है आदमी के अंदर। हम कभी जाते हैं तो हमें काम करने की जो क्षमता है वो कम होती जाती है। हमको ऐसा फीलिंग होता है कि मैं कमज़ोर हो गया हूँ। गांव में ऐसा लगता है कि हम चंगा है, हमको एक नया जोश रहता है। कुछ भी कितना भी काम कर लें तो हमें एक अजीब प्रकार की स्फूर्ति पर लगती है शरीर में। लेकिन यहाँ वैसी बात नहीं, इसलिए कि यहाँ प्रदूषण है, वहाँ प्रदूषण नहीं है। आज की सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के शहरों में है जो असमन्वित विकास हो रहा है शहरों में। जिस प्रकार का अर्बन प्लानिंग होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। जिस प्रकार से जितना अर्बन एरियाज़ पे जो बढ़ोतरी हो रही है, जितना खर्च होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह से छोटे छोटे कस्बे एक असमन्वित विकास का रूप ले रहे हैं। जो बड़े शहर हैं उसमें भी जो आउटर एरियाज़ हैं उनमें उस तरह का विकास नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ जनजीवन त्रस्त है। थोड़ा ही पानी गिर जाता है, फ्लडिंग हो जाती है, ड्रेन्स नहीं हैं और उस तरह से नहीं सोचा गया है। एक अध्ययन हुआ था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स में। उसमें ये पता चलता है कि छोटे जो शहर हैं वहाँ प्रति व्यक्ति खर्चा जो है वो 1/7वां हिस्सा है बड़े शहरों की तुलना में। एक बड़े शहर में जो खर्चा होता है वो उसका 1/7वां हिस्सा जो है छोटे शहरों में खर्चा किया जाता है। बड़े शहरों पर किया जाने वाला खर्च भी इन शहरों के सुख चैन को बचाने में लगभग असफल ही रह रहा है। पहले बड़े पुराने शहरों में फैले हुए हरे भरे खूबसूरत पार्क थे जो फेफड़ों का काम करते थे प्रदूषण दूर करने के लिए और उन लोगों के लिए सार्वजनिक स्थान सुलभ बनाने के लिए जिनके पास रिहायशी इलाकों में एकांत का अभाव था। इन पार्कों में लोग व्यायाम कर सकते हैं, बच्चे खेल सकते हैं, बड़े बूढ़े टहल सकते हैं और स्थान के अभाव की अपनी परेशानी को कम कर सकते हैं। आज ऐसे पार्क भी निरापद नहीं रहे। यहां भी शांति या एकांत दुर्लभ होते जा रहे हैं। कहीं बेरोजगार नौजवान बैठे रहते हैं तो कहीं ठलुए जुआरी या नशाखोर। यहां भी कितनी अच्छी हवा है। उस कबूतर खाने में तुमसे बात करना तो दूर, तुम्हारी ओर देखना तक नसीब नहीं हो रहा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। महीना भर हो गया हमारी शादी को और आज पहली बार। सुनो पूनम, कुछ खाने को लाऊं? नहीं, तुम मेरे पास इसी तरह बैठे रहो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कब मिलेगा घर? कुछ पता नहीं। जब तक कोई अलग घर नहीं मिलता हम रोज यहीं आया करेंगे। भाई साहब, मेहरबानी करके जरा दूर बैठिए प्लीज। घूरता कहाँ है रे? तेरे बाप का पार्क है क्या? जबान संभाल कर बात करना, वरना क्या कर लेगा? बोल। चलो। देखा कैसा संकट है पार्क में, पर मजबूरी है। जाएं तो जाएं कहां, क्या करें? सीमा नहीं होती, जिलों की सीमा नहीं होती, क्षेत्र की सीमा नहीं होती, देश की सीमा नहीं होती। आज अगर नेपाल में वन काटे जाएं तो इसका बहुत भयंकर प्रभाव बिहार में पड़ेगा, बाढ़ आएगी। आज अगर हमारे प्रदूषण से जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं
आज हम हमारा कार्बन डिस्चार्ज जो है ये पूरे विश्व को अफेक्ट करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मंच में ये बात पहचानी जा रही है कि भारत अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। पर इस जिम्मेदारी पूरी करने के लिए जो हमें अंतर्राष्ट्रीय सहायता चाहिए, हम कोई उनसे चैरिटी या कोई डोनेशन नहीं चाह रहे, पर जो विकसित देशों ने आज विश्व के पर्यावरण को खराब किया है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी है। और इस जिम्मेदारी के कारण जो आज उन्हें प्रगतिशील देशों को राशि देनी है, वो एक मुआवजे के रूप में है, कोई इसमें एहसान नहीं है। और ये बच्चे हाल फिलहाल एहसान बंद हैं अपने पास पड़ोस में रहने वालों की, जिन्होंने अभी तक अपनी नजर इस पार्क पर नहीं डाली है। यहाँ अभी भी आकाश का एक कोना ही सही नजर तो आता है। इसी तरह शहर के बीच में एक झील अभी बची है, लोगों के घूमने की जगह बची है, पर कितने दिन ये स्थान भी सुरक्षित रह पाएंगे? दर्पण जैसी झील कैद हो रही है चारों तरफ बनने वाली इमारतों के कारण। कोई समाधान है इस समस्या का? नहीं, समाधान ये एक 3-4 चीज़ें हैं। एक तो हमारी सभ्यता में जो हम कहते हैं हमें मोक्ष चाहिए, हर एक आदमी और हर एक औरत को खुद अपने आप का मोक्ष चाहते हैं, दूसरों का तो मोक्ष चाहते नहीं हैं। तो जो कहते हैं इंडिविजुअल क्लीनलीनेस एज अपोज टू कलेक्टिव डर्ट, ये जो सिंड्रोम है हमारे सभ्यता में, इसको वी हैव टू ब्रेक दिस एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ कम्युनिटी। ये कैसे हो सकता है? इसके लिए 2-3 चीज़ों की ज़रूरत है। पहला, जो अर्बन गवर्नमेंट है, सरकार जो है, जो शहर के तौर में है या छोटे छोटे शहरों में है, ये बिल्कुल आज है ही नहीं। वहाँ जहाँ शहर हैं उनके पास पैसा नहीं है, तो शहरी सरकार, ये केंद्रीय सरकार नहीं, ये राज्य स्तर पर लखनऊ या भोपाल की सरकार नहीं, पर ये ज़िला परिषद जो है और ये जो टाउन एडमिनिस्ट्रेशन जिसे कहते हैं, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन किसे कहते हैं, इनको हमें और मजबूत करना चाहिए, इनको पैसा देना चाहिए ताकि ये योजनाएं चलाएं पेयजल के लिए, सैनिटेशन के लिए, कि जो जैसे कि ट्रेजेडी हुई थी भोपाल में या सूरत में, ये न हो सके। तीसरा चीज़ जो जिसे हमें करना चाहिए कि स्टैंडर्ड्स होनी चाहिए कि हमारी स्कूटर में से या 3 व्हीलर में से क्या गाड़ी में से हम इतनी ही हम पोल्यूशन टॉलरेट करेंगे, और जो आदमी, जो गाड़ी इस स्टैंडर्ड को वायलेट करती है उसे हमें ज़रूर पनिशमेंट देना चाहिए। इस समस्या का समाधान सिर्फ सज़ा का इंतज़ाम करने या निगरानी बढ़ाने से होने वाला नहीं। नागरिक समुदाय को और अधिक जागरूक होना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। कैसा है ये शोर शराबा, क्यों मचती है चीख पुकार, भीड़ भाड़ की धक्का मुक्की, कब तक ऐसा हाहाकार, कहाँ बची है शांति जरा सी, कहाँ मिलेगा अब एकांत, नगर नियोजन व्यर्थ हुआ अगर जीवन होगा सब बेकार, धरती बने फुलवारी तभी जब तक इसका हो सम्मान।